हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक इंसेक्ट में। और ये वीडियो होने वाली है एक लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है फॉर डेटा साइंस। इसीलिए हम डेटा साइंस के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको किस तरीके का लैपटॉप लेना चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है कि मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर मोबाइल से ही देखती है, और आगे मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा कि आप फोन में किस तरीके से कीबोर्ड माउस अटैच करके कोडिंग या प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो, पाइथन की आप अपने टेस्ट वगैरह कर सकते हो, स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सब के ऊपर भी वीडियोस आने वाली हो, वो सब मैंने सोच के रखा हुआ है बनाने का, वो सब आएगा। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि लैपटॉप हमें कौन सा लेना चाहिए। अगर कोई सोच रहा हो तो हमें स्नैपड्रैगन वाले एसओसी की जो कि आर्म बेस्ड हैं लैपटॉप्स, उनको अवॉइड करना है लेना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं लेने हैं, इसमें तो एनपीयू भी अवेलेबल है। एनपीयू तो अवेलेबल है, पर इसके अंदर आपके जब टास्क ही नहीं होंगे तो ये एनपीयू का क्या अचार बनाओगे। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 साल हो चुका है स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के लैपटॉप्स को लॉन्च हुए, अभी तक इसके लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ विंडोज ARM की है। आपको कम से कम 99% सॉफ्टवेयर प्रिज्म एमुलेटर की मदद से ही यूज करने पड़ेंगे। ये प्रिज्म एमुलेटर कोई ऐसा एमुलेटर नहीं कि आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ARM वाली विंडोज के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है। जब आप कोई नॉन ARM आर्किटेक्चर की सॉफ्टवेयर जैसे x86 या x64 आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रिज्म एमुलेटर उसको एमुलेट करके रन कर देता है। लेकिन जब हमारे कोई नेटिव एप्लीकेशंस अवेलेबल है ही नहीं तो इसको अवॉइड करना। ये टेक्नोलॉजी अभी आने वाले काफी टाइम तक रिलेवेंट नहीं है। अभी इसको, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको बनने में बहुत साल लगने वाले हैं। इसको 2 से 3 साल लगेंगे, फिर भी ये पूरा मार्केट अभी कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि x86 और x64 सालों से आर्किटेक्चर चला आ रहा है। अब ये सालों से जब ये आर्किटेक्चर चला आ रहा है तो हर एक सॉफ्टवेयर पोर्ट होना अभी के टाइम पर पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपने पॉपुलर सॉफ्टवेयर इसके लिए पोर्ट नहीं किए। प्रीमियर प्रो पोर्ट नहीं है इसके लिए, दाविंची रिजॉल्व पोर्ट है इसके लिए, तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर इसके लिए पोर्ट नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप अवॉइड करना। अगर आपको लेना ही है ARM बेस्ड लैपटॉप्स को, तो आप मैकबुक ट्राई करो। M4 बेस्ट है, लेकिन हाँ बजट भी इशू होता है। ये जो M4 है ये लगभग 3.5 लाख का आता है, और जो मैंने स्नैपड्रैगन का बताया एक्स एलीट वाला वो भी लगभग इतने ही प्राइस का आता है, 3 लाख के आसपास। लेकिन मैकबुक वालों ने एक चीज अच्छी की थी कि इन्होंने पहले ही अपने आर्किटेक्चर को स्विच कर लिया ARM में, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग मैकबुक लेना चाह रहे हो तो M1, अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, बस अभी कैजुअली ट्राई कर रहे हो, इस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो M1 अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके मतलब ML ट्रेनिंग वगैरह ये सब करना चाह रहे हो, M2 ले लो। M2 ज्यादा ठीक रहेगा, देख सकते हो। अगर आप इस फील्ड के अंदर आ चुके हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, M3 ले लो, बढ़िया से काम करेगा। M4 की हमें जरूरत नहीं है। M4 की हमें तब तक जरूरत नहीं है जब तक हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहे हो, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ऐसे ही जो भी AI मॉडल्स हैं, इतने बड़े बड़े AI मॉडल्स पे जब तक हम काम नहीं कर रहे हैं, M4 की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया मैकबुक हमें क्यों लेना चाहिए फॉर डेटा साइंस, ये यूनिक्स बेस्ड है। यूनिक जो है ये लिनक्स बेस्ड है, यानी कि ये जो मैकिंटोश है ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डेटा साइंस के अंदर लिनक्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैकबुक्स काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि मैकबुक क्यों अच्छे हैं डेटा साइंस के लिए। पहली चीज, ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। मैकिंटोश यूनिक्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब कि जो मैकओएस है ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डेटा साइंस के अंदर हमें लिनक्स का सबसे ज्यादा काम रहता है, जिसकी वजह से ये मैकबुक को काफी अच्छा एडवांटेज ये मैकबुक को मिल जाता है कि ये डेटा साइंस के लिए अच्छा है। प्लस ये लिनक्स बेस्ड इसलिए इसके अंदर टर्मिनल मिलता है, पाइथन का सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये लिनक्स है। इसमें कॉन्डा, जुपिटर और टेंसरफ्लो का भी सपोर्ट है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अंदर न्यूरल इंजन मिलता है, NPU मिलता है, जिस ML को ट्रेन कर सकते हो। बैटरी लाइफ अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है। इसके अंदर VS Code और PyCharm सबसे अच्छे से काम करते हैं। रेकमेंडेड अगर मैं बताऊं कि आपको कितनी रैम वगैरह लेनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो बस, तो आपको 16 GB रैम लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल आ चुके हो तो आप 32 GB तक चले जाओ, ये आपके काम आएगा। बाकी ये M4 की हमें कोई जरूरत नहीं है जब तक हम कोई बड़े लैंग्वेज मॉडल पे काम ना कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने बताया, जब तक हम कोई भी हैवी लैंग्वेज मॉडल पे काम ना कर रहे हो तब तक हमें मैकबुक में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमने कोई बड़ी हैवी लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करना स्टार्ट किया, हमें मैकबुक में कमियां देखने को मिलेगी। अब वो क्यों? क्योंकि हमारे पास इनविडिया का इसमें GPU है ही नहीं, इसमें एप्पल का इंटीग्रेटेड GPU मिलता है, जो कि ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। इसीलिए आपको ये क्लाउड सर्विसेज यूज करनी पड़ेंगी ट्रेनिंग के लिए, जैसे गूगल का कोलैब हो गया, कैगल हो गया, ये दोनों तो फ्री हैं।
लेकिन ये जो AWS और Azure है ये भी आप फ्री में ले सकते हो। कैसे? आपको अपनी स्टूडेंट मेल आईडी से इसमें लॉगिन करना है, आपको ये फ्री में मिल जाएगा। स्टूडेंट मेल आईडी आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करते होंगे जब आप शायद से अपने बीटेक में होंगे तो ये आपको स्टूडेंट मेल आईडी मिलेगी। अब मैकबुक्स क्यों बेस्ट है? कोडिंग के लिए बेस्ट है, डेटा सेट प्रोसेसिंग इसमें अच्छी होती है, टेस्टिंग स्मॉल मॉडल्स आप इसके अंदर ट्रेन कर सकते हो। लेकिन मैं अगर कहूं कि सबसे अच्छा क्या रहेगा डेटा साइंस के लिए, सबसे अच्छा रहेगा पीसी। आप अपना खुद का पीसी बिल्ड कर लो। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि ये पहली बात तो ये कस्टम है, आप इसके अंदर कुछ भी अपग्रेड कर सकते हो। आप सुबह सो के उठे, मन किया रैम बदल दिया, चेंज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। मदरबोर्ड सो के उठे, मन किया बदल दिया, चेंज। सुबह सो के उठे, लगा प्रोसेसर कमजोर है, चेंज। सुबह सो के उठे, लगा जीपीयू कमजोर है, चेंज। मार्केट से लाओ, कैबिनेट खोलो, वायर निकाल के चेंज कर दो जीपीयू। ज्यादा हीट हो रहा है पीसी, लिक्विड कूलिंग लगा दो, थर्मल पेस्ट लगा दो, थर्मल पेस्ट के ऊपर हीट सिंक लगा दो, हीट सिंक के ऊपर थर्मल पैड लगा दो, 50 पंखे लगा दो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। और हमारा जो टास्क है उसमें पीसी काफी ज्यादा हीट होने वाला है। देखो जैसा कि मैंने कहा कि क्यों हम पीसी बिल्ड करें, हमारे पास मैकबुक है फिर भी, क्योंकि इसमें जीपीयू जो रहता है एनवीडिया के, इसमें क्यूडा कोर्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं फॉर मशीन लर्निंग, जो कि मैकबुक इसमें लैक है और अदर लैपटॉप इसमें लैकिंग करते हैं। क्योंकि देखो लैपटॉप क्या रहता है, उसमें कंपनीज बायोएस से लिमिट करके रखती हैं परफॉर्मेंस को। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो लैपटॉप्स हैं वो ज्यादा हीट ना हो। लेकिन आपके केस में क्या है, आप उसको काफी ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके अंदर अच्छी पावर सप्लाई लगा रहे हो, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लैपटॉप सेम परफॉर्मेंस का लैपटॉप, मतलब सेम स्पेसिफिकेशन का जो लैपटॉप है और सेम स्पेसिफिकेशन का अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए मैं कंप्यूटर रेकमेंड करता हूं टू बाई। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, देख सकते हो आप, मैं रेकमेंड करूंगा आप अपने पीसी में 5090 यूज करो। हाँ 5090 जीपीयू। पहली चीज तो ये $500 में आपको मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज हो जाती है। बजट में आपको ये मिल जाएगा जीपीयू। बाकी अदर जीपीयूज आपको काफी कॉस्टली मिलेंगे। अपग्रेडेबिलिटी, जो ये पीसी होते हैं इसके अंदर अपग्रेडेबिलिटी काफी होती है। जैसे कि मैंने बताया, मन किया आपने, आपका जो मन किया आप बदल दे रहे हो, सब कुछ कर सकते हो इसमें, जो मन चाहा बदल दिया। एसएसडी मन चाही बदल दी। कूलिंग सिस्टम ये भी आप चेंज कर सकते हो, मन किया सुबह उठे ज्यादा हीट कर रहा है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगा दिया। और अगर कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो लैपटॉप्स एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा नहीं होती है। पर पीसी के केस में ऐसा नहीं है। पीसी जो रहता है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। और लॉन्ग ट्रेनिंग जॉब की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे जो मॉडल्स रहते हैं ये हम ट्रेन करने के लिए अपने लैपटॉप्स को या अपने पीसी को दिन रात ओपन रखते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो सके। तो वो क्या, वो हम लैपटॉप में नहीं कर सकते। तो पहली चीज की मैं क्लियर कर दूं कि मैं ARM आर्किटेक्चर के लैपटॉप की बात ही नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं x86 और x64 आर्किटेक्चर के लैपटॉप्स की मैं बात कर रहा हूं। ARM वाले तो बने ही होते हैं 24/7 वर्क करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप इसी केस में कंप्यूटर में आप 24/7 ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ पीसी स्पेक्स बता देता हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो फॉर डेटा साइंस। CPU आपको रखना है Ryzen 7 जो AI वाला निकला है लेटेस्ट, वो वाला ले लेना, काफी अच्छा रहेगा। और मैं तो इंटेल को रेकमेंड नहीं करता हूं, पर ये आपकी चॉइस है। अगर आपको इंटेल ही लेना है तो i7 13th जन ले लेना, i7 13th जन, 12th मत लेना, 13th ले लेना, काफी अच्छे से काम करेगा। और जीपीयू जैसा कि मैंने कहा 5090 ले लेना, जीपीयू काफी अच्छा रहेगा, बजट में रहेगा। आपको मैक्सिमम रैम की जरूरत पड़ेगी 32 GB। अब वो मैक्सिमम आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ये आपकी रैम डिपेंड होती है। बाकी अगर बिगिनर लेवल पे हो तो 16 GB रैम में आपका काम बन जाएगा। और अगर स्टोरेज की बात करें तो 1 TB की आप NVMe Gen 4 SSD ले सकते हो। और फॉर डेटा स्टोरिंग के लिए आप इरविन की 1-2 TB की SATA SSD ले सकते हो। वो आपको ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी और अच्छे से आपका डेटा भी स्टोर हो जाएगा। आपका जो OS रहेगा वो NVMe Gen 4 पे 1 TB वाली पे ही इंस्टॉल करना, डुअल बूट में उबंटू और विंडोज OS। जैसा कि मैंने बताया कि उबंटू हम यूज करते हैं फॉर बैटल ML ट्रेनिंग के लिए, और विंडोज तो रहता ही है। और पावर सप्लाई, देखो पावर सप्लाई की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पावर सप्लाई आपको काफी अच्छे ब्रांड की यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करनी है। आपको 650 वॉट की पावर सप्लाई यूज करनी है, पर एक अच्छे रिलायबल ब्रांड की। ऐसा क्यों? मैंने काफी सारे ऐसे पीसीस देखे हैं जो अच्छे खासे पैसे पे बिल्ड हुए हैं, पर पावर सप्लाई चाइना की लगी हुई है। पीसी वो कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी थोड़ा सा वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ आपका पीसी गया, आपके लैक्स कम। इसलिए मैं कह रहा हूं पैसे भले ज्यादा लग जाए, पीसी की स्पेसिफिकेशन कम हो जाए, पावर सप्लाई के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और ये जो मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूं, मदरबोर्ड आपको एक ऐसा लेना है जो आपके सीपीयू और जीपीयू के साथ में काफी अच्छे से कंपैटिबल हो। कूलिंग सिस्टम आपको एटलीस्ट 4 फैन ले लेने हैं, 4 फैन ले लेने हैं विथ लिक्विड कूलिंग सिस्टम, क्योंकि हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है लिक्विड कूलिंग की, क्योंकि हमारा जो पीसी होने वाला है वो काफी ज्यादा हीट करने वाला है। हम लिनक्स क्यों यूज
करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है तो हम इसको तो कवर नहीं करने वाले हैं। आप इसको पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि x86 और x64 ये आर्किटेक्चर सालों से चले आ रहे हैं, इसीलिए इसके लिए सॉफ्टवेयर भी सबसे ज्यादा अवेलेबल है। ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। आपको ये क्या कहते हैं, ये जो Ryzen 7 AI वाला है ना, आपको ये यूज करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको अपने पीसी में कौन सा लास्ट लेटर वाला सीपीयू यूज करना है Ryzen 7 का। U सीरीज का भूल के भी मत लगा लेना, बहुत खराब हो जाएगा आपका काम। HS सीरीज का मत लगाना, क्योंकि हमारा लैपटॉप नहीं होने वाला, हमारा पीसी होने वाला है। अगर आप लैपटॉप के लिए देख रहे हो तो HS, H और HX ये तीनों परफेक्ट, तीनों में से कोई भी ले सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो H और HX ये दोनों में से कोई भी एक ले लेना, बढ़िया रहेगा। अब मैं इंटेल को रेकमेंड तो नहीं करता, इसलिए मैं इंटेल के लिए नहीं बताने वाला, लेकिन मैं बस ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। आपको H, HK और HX इन तीनों में से कोई सा ले लेना है, बाकी को अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने बताया, आपको Gen 4 SSD लेनी है, Gen 4 NVMe SSD Gen 4 लेनी है, PCI 4 वाली, ठीक है। आप क्रूशियल की ले सकते हो, क्रूशियल की आपको सस्ती मिल जाएगी और अच्छी भी रहती है क्रूशियल की। मैं खुद पर्सनली क्रूशियल की ही यूज कर रहा हूँ। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन क्रूशियल्स अगर ये वीडियो देख रहे हो क्रूशियल, तो आई एम रेडी टू डू योर प्रमोशन, मेल मी। चलो मजाक से हटके, यहाँ पर आपको Gen 5 नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे काम में Gen 5 का कोई भी काम नहीं है। Gen 5 एक टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि Gen 5 के लिए आपको हीट सिंक लगेगी, डेडिकेटेड आपको थर्मल पेस्ट वगैरह लगेगा, ये हीट काफी ज्यादा जनरेट करेगी, इश्यूज आपको ही आएंगे, तो मैं रेकमेंड करूंगा मत लेना। और जैसा कि मैंने बताया, आपको डेटा बैकअप या डेटा स्टोरेज के लिए आपको SATA ले लेनी है इरविन की। आप 1 से 2 TB की ले लेना, बेस्ट रहेगी डेटा स्टोर के लिए। और और रैम की अगर हम बात करें तो DDR5 आप ले लेना रैम को। DDR5 काफी ज्यादा अच्छी रैम है, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है। बाकी वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन रही है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ये सब कवर करना पड़ रहा है। आपको 5090 GPU ले लेना है NVIDIA का, फॉर अगर आप डेटा साइंस के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो तो, क्योंकि ये पहली बात तो ये चीप है ये GPU, प्लस परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। ये 4090 जितनी इसकी परफॉर्मेंस है 5090 की, जो कि एक अच्छी चीज हो जाती है। 5090 काफी एक्सपेंसिव GPU है, जबकि ये 5090 जो है ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक बजट रेंज का GPU है। और मैं तो रेडियन का रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि NVIDIA में क्यूडा कोर्स होते हैं, तो NVIDIA वाला लेना। बाकी जैसा कि मैंने बताया, ये जनरल यूज, ये देखो इसके अंदर क्यूडा वगैरह होते हैं, क्यूडा कोर्स, तो ये अच्छा रहता है। प्लस इसके अंदर VRAM के ऊपर फोकस किया जाता है, इसीलिए ये अच्छा रहता है। इसके अंदर टेंसर कोर NVIDIA के अंदर रहते हैं, जो कि डीप लर्निंग में काम आते हैं, तो ये NVIDIA इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अब मैं मिनिमम अगर बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास बजट कम है तो आप मिनिमम ले सकते हो 6050, अगर थोड़ा सा हाई है आप ले सकते हो 1660, और अगर आपका उससे भी थोड़ा सा हाई है तो आप ले सकते हो RTX 2060, अगर आपको उससे भी हाई है तो आप ले सकते हो 3060। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 5090 ही लो, क्योंकि 5090 बजट में आपको मिल जाएगा, आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको पहली बात तो कॉस्टली पड़ जाएगा, प्लस इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हाई रहेगी नहीं। 5090 की बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। और अगर मैं बात करूं रेडियन की, तो रेडियन वाले ज्यादातर तो अच्छे नहीं होते हैं फॉर डेटा साइंस, क्योंकि इसके अंदर क्यूडा कोर्स और ROCm वगैरह अवेलेबल नहीं होता। देख सकते हो ROCm नहीं है ज्यादातर में। ये दो ये सपोर्ट करता है, लेकिन ये काफी पुराना हो चुका है, ये भी नहीं ठीक है। ये दो लिमिटेड सपोर्ट नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है। इसलिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगा NVIDIA को। आप NVIDIA के GPUs को यूज करना, वो ज्यादा अच्छे से आपका काम कर देंगे। बाकी अगर आप लैपटॉप बाई करने का देख रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप Ryzen 7 मिनिमम और NVIDIA के 5090 GPU या 1650 या 1660 सुपर ले लेना GPUs वाले लैपटॉप, और LPDDR5 और NVMe Gen 4 की SSD ले लेना, काफी अच्छा रहेगा। आपके टास्क काफी स्मूथली रन हो जाएंगे। और स्टोर करने के लिए, स्टोरेज के लिए, बैकअप करने के लिए आप 2 TB की इरविन की SATA ले सकते हो, काफी सही रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आगे कंटेंट इसी तरीके का और अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को फोन से वीडियो देख रहे हैं डेटा साइंस की, तो अब वो फोन में तो डेटा साइंस स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पाइथन की प्रैक्टिस तो वो जरूर कर सकते हैं फोन में। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि आप कैसे पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हो फोन में ही। बाकी बाद में अपना देखो, मुझे ये पता है कि मेरी जो वीडियो देख रहे हैं लोग, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है, तो इस केस में क्या रहेगा, पीसी बिल्ड इतना वो हाईली नहीं कर सकते। तो मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, आप कैशिफाई से M1 मैकबुक बाई कर लो। M1 मैकबुक का प्राइस ज्यादा नहीं है,
वाईफाई पे, ये आपको बजट रेंज में मिल जाएगा क्योंकि ये 2020 में रिलीज हुआ था, 5 साल हो गए इसको रिलीज हुए, तो ये आपको मिल जाएगा। अगर इनकेस आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप कोई लोकल जगह पर ट्राई कर सकते हो लैपटॉप का। 20,000 से 25,000 के अंदर ले लेना, लेकिन अगर आप 20 to 25,000 में ले रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप Ryzen 5 ट्राई करना, कि आपको एटलीस्ट Ryzen 5 मिले, और उसमें डेडिकेटेड जीपीयू तो क्या ही मिलेगा, पर कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो Ryzen 5 वाला ट्राई करना कि अगर वो मिल जाए तो। और अगर इस वीडियो से आपका ये थोड़ा सा भी टाइम, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, आपको लगा हो कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी थी, हमारा इससे कुछ बेनिफिट हुआ है, या तो एक कमेंट लीव कर देना। मुझे आपके कमेंट देख के काफी ज्यादा खुशी मिलती है। कमेंट वैसे आज तक मिला नहीं, देखते हैं, हो सकता है इस वीडियो में एक कमेंट मिल जाए।